हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैंने नवकार प्रकाशन की बुक से लिया है। पिछली क्लास में मैंने पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 प्रारंभ की थी। उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसके बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई। जो वास्तविक संख्या होती है उससे बड़ी जो संख्याएं होती हैं वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है तथा इसका नोटेशन क्या है, सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मैंने सम्मिश्र संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टी बताई, कुछ गुणधर्म बताए कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणा के मूलभूत प्रगुण। सम्मिश्र संख्या हैं, इनके योग तथा गुणा के मूलभूत प्रगुण क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो योग के प्रगुण देखें और फिर देखेंगे आप गुणा के प्रगुण। तो दो प्रॉपर्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणा के मूलभूत प्रगुण क्या हैं। तो पहला है योग के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी है, इसके लिए हमने चार सम्मिश्र संख्या ली। Z, Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू क्या है, C। सम्मिश्र संख्या को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। चार सम्मिश्र संख्या ली, Z, Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू C। फोर ऑल चारों संख्या किसमें बिलोंग करती है, C में। तो ये वन प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। Z1 बिलोंग्स टू C, Z2 बिलोंग्स टू C, तो इम्प्लाई डेट Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C। अगर Z1 किस में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है, और Z2 किस में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाई डेट दोनों का योग भी किस में बिलोंग करेगा, C में बिलोंग करेगा। इम्प्लाई डेट Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C। सेकेंड प्रॉपर्टी है साचर्यता नियम। साचर्यता नियम क्या है, इसके लिए तीन हमें सम्मिश्र संख्याएं चाहिए। तो इसके लिए हमने तीन सम्मिश्र संख्याएं ली, Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू C। तो पहली प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ रहे हैं, साचर्यता गुणा के लिए। तो क्या होगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को हमने कोष्टक लिखा बराबर किसके होगा, Z1 प्लस Z2 का योग करें प्लस Z3। तो क्या हो गई, साचर्यता नियम। तो इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे देखें। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो बराबर Z1 का मान कितना है, x1 प्लस आयोटा y1 होता है Z1, Z2 क्या होता है x2 प्लस आयोटा y2, और Z3 होता है x3 प्लस आयोटा y3। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो Z1 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 को Z1 x1 y1। इसी Z2 को क्या लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x2 y2, और Z3 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या लिखेंगे x3 y3। तो बराबर क्या लिखा, x1 y1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मान लिख रहे हैं तो x2 y2 प्लस x3 y3। तो बराबर x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस x3 x1। तो इसमें दोनों जो ऑर्डर पेयर में जो वास्तविक भाग है, पहला प्रथम अवयव वास्तविक भाग को प्रदर्शित करता है और सेकंड अवयव किसको प्रदर्शित करता है, इमेजिनरी भाग को, काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करता है। तो वास्तविक भाग को एक साथ जोड़ दिया, x2 प्लस x3 y2 प्लस y3। तो बराबर क्या हो गया, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3। तो बराबर वास्तविक भागों को एक साथ लिख देंगे, क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड पुनः राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 का मान लिख दिया कितना है, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 का मान कितना है, x2 प्लस आयोटा y2 प्लस Z3 का मान लिख दिया x3 प्लस आयोटा y3। इसके बाद इसमें दोनों में Z1 प्लस Z2 जो कोष्टक लिख रहा है उसमें वास्तविक भाग को एक साथ लिखेंगे और काल्पनिक भाग को एक साथ लिखते हैं। तो वास्तविक भाग लिखा पहले क्या है, बराबर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा ऑफ y1 प्लस y2 प्लस x3 प्लस आयोटा y3। तो बराबर इसके बाद वास्तविक भाग को एक साथ लिख दिया, क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, राइट हैंड साइड। तो इसलिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 को एक साथ लिखेंगे प्लस Z3। तो इस आश्चर्य प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई और प्रूफ भी कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता नियम।
तो इसके लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू C। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होता है Z2 प्लस Z1। तो A4 इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है निरसन नियम। निरसन नियम क्या है, Z1 प्लस Z इक्वल टू होगा Z2 प्लस Z, तो इम्प्लाई डेट Z1 बराबर Z2। तो निरसन नियम क्या है, Z1 प्लस Z इक्वल टू Z2 प्लस Z इम्प्लाई डेट Z1 बराबर Z2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, निरसन नियम के लिए क्या किया, Z1 प्लस Z को लिया हमने, निरसन नियम के लिए हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली, Z1 प्लस Z बराबर के प्रूफ करना है Z2 प्लस Z बराबर ले रखा है Z1 प्लस Z इक्वल टू Z2 प्लस Z, तो इम्प्लाई डेट Z1 बराबर Z2। तो निरसन नियम के लिए क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो Z1 का मान कितना है, x1 प्लस आयोटा y1, और Z का मान कितना है, x प्लस आयोटा y। तो Z1 का मान और Z2 का मान कितना है, x2 प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा y2। Z1 का मान लिख दिया x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x प्लस आयोटा y इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस Z का मान लिख दिया x प्लस आयोटा y। तो इम्प्लाई डेट, अब वास्तविक भाग को एक साथ लिख देंगे, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस y बराबर इक्वल टू क्या गया, x2 प्लस आयोटा y2 प्लस y, आयोटा ऑफ y2 प्लस y। इसके बाद हम वास्तविक भाग को क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो x1 प्लस x इक्वल टू क्या आ गया, x2 प्लस x तथा y1 प्लस y इक्वल टू आ गया y2 प्लस y। तो x और x क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 बराबर तथा y1 बराबर y2। तो इम्प्लाई डेट x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 आया। अब इसके लिए क्या करें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बाई वन कौन से भाग को प्रदर्शित करता है, काल्पनिक भाग का एलिमेंट है। तो इसके लिए बाई वाले भाग को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर। तो इम्प्लाई डेट x1 बराबर x2 तथा आयोटा y1 बराबर आयोटा y2। तो इम्प्लाई डेट, इसके बाद पहले फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ जोड़ देते हैं और सेकंड को एक साथ जोड़ देते हैं। तो इम्प्लाई डेट x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो इम्प्लाई डेट Z1 बराबर क्या गया, Z2। तो राइट हैंड साइड आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। जी आपने निरसन प्रॉपर्टी है वो भी हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव का अस्तित्व। जो तत्समक अवयव होता है उसका अस्तित्व, द जीरो complex numbers that is 0, 0 is the additive identity element of the complex numbers z। तो तत्समक अवयव होता है किसके लिए, एडिशन के लिए। योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। तो चूंकि जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे जीरो को, चूंकि कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स संख्या किस प्रकार की होती है, x प्लस आयोटा वाई। जीरो को किस प्रकार से लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रूप में 0 प्लस आयोटा ऑफ 0, 0 प्लस आयोटा 0। तो इसको हम ऑर्डर पेयर के रूप में क्या लिखेंगे, 0, 0। तो z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस z इक्वल टू z। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें तत्सम अवयव जोड़ने पर वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, किसी एलिमेंट में तत्सम अवयव जोड़ने पर वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका तत्समक अवयव कहलाता है। तो यहाँ 0 क्या होगा, z के लिए एडिशन के लिए तत्समक अवयव होगा। इसके बाद है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, एडिशन के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखते हैं। द नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z। तो एडिटिव इनवर्स है उसका क्या होगा, z का एडिटिव इनवर्स है, z का एडिटिव इनवर्स ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा किसका, z का। एडिटिव प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कहलाता है। जैसे दैट इज z प्लस माइनस ऑफ z इक्वल टू माइनस ऑफ z प्लस z इक्वल टू क्या होगा, 0। z का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, माइनस z होगा। चूँकि z और माइनस z दोनों को ऐड करें हैं, दोनों को, चूँकि एडिशन की बात होगी दोनों को ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एडिशन के लिए दोनों को एडिशन ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर उसका तत्सम अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो तत्सम अवयव क्या प्राप्त होगा, z दे रखा तो इसका इन्वर्स करेंगे, इसका क्या करेंगे, नेगेटिव, सॉरी z है उसका नेगेटिव लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, तत्सम अवयव प्राप्त होना चाहिए। और प्रतिलोम कॉम्प्लेक्स में तत्सम अवयव क्या होता है, एडिशन के लिए, योग के लिए 0, तो 0 प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार माइनस z का क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, इसका माइनस z का नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा। तो वो भी हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद है गुणा के, ये आपका क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। प्रतिलोम अवयव क्या होगा, z का माइनस z।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गुणा के प्रगुण। तो ये आपके मैंने पहले बताए थे, दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणा के प्रगुण। तो पहले हमने किया योग के प्रगुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके बाद एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होती है। उसमें पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी साहचर्यता नियम के बारे में अध्ययन किया। तीसरी प्रॉपर्टी थी क्रम विनिमयता नियम क्या होता है। चौथी थी निरसन नियम क्या होता है। और पांचवी प्रॉपर्टी थी तत्सम अवयव का अस्तित्व। और छठी थी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो छह प्रॉपर्टी के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गुणा के प्रगुण। तो गुणा के प्रगुण में भी हम ये गुणा के प्रगुण, तो गुणा के प्रगुण की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें भी छह प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी होगी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम क्या है, उसके बाद कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम क्या है, फिर आएगा तत्सम अवयव का अस्तित्व, फिर आएगा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो इन छह प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुणा के प्रगुण की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने पड़ेंगे, दो कॉम्प्लेक्स। तो पहली Z1 Z2 बिलोंग्स टू किस में लिए हमने, C में से लिए। तो इम्प्लाई डेट Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू क्या हो, C है। तो ये क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर Z1 बिलोंग्स टू C में से ले रहे हैं और Z2 बिलोंग्स टू किस में से लिए, C में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है हमें एलिमेंट प्राप्त होता है। Z1 मल्टीप्लिकेशन किससे किया, Z2 से, उससे जो एलिमेंट प्राप्त होता है वो भी किस में बिलोंग करे, C में। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका सेकंड प्रॉपर्टी है साहचर्यता नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो इसके लिए तीन एलिमेंट लिए, Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। तो Z1 मल्टीप्लिकेशन Z2 इंटू Z3, Z2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, Z3 के। इन दोनों को एक साथ लिख दिया कोष्टक में, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, Z1 के। तो बराबर इक्वल टू होगा Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लिकेशन एक साथ, इसको एक कोष्टक में लिख दिया। इनका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें, Z3 के साथ करें, और दोनों का मान क्या है, समान प्राप्त हो, तो वो साहचर्यता नियम का पालन करते हैं। तो साहचर्यता की प्रॉपर्टी क्या होती है, Z1 मल्टीप्लिकेशन Z2 मल्टीप्लिकेशन Z3 इक्वल टू होता है Z1 इंटू Z2, इनका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो, Z3 के। तो ये क्या है, साहचर्यता नियम है। तो इस प्रॉपर्टी को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने योग की जो प्रॉपर्टी थी साहचर्यता नियम, योग के लिए मैंने आपको प्रूव करके बताया। सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है। Z1 का मान आप लेना x1 प्लस आयोटा y1, Z2 का मान लोगे आप x2 प्लस आयोटा y2, और Z3 का मान लोगे x3 प्लस आयोटा y3। तो Z2 Z3 का मान लिख दोगे क्वेश्चन में, Z1 Z2 का मान लिख दोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, उसका मल्टीप्लिकेशन Z1 के साथ होगा। इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, दोनों को एक साथ, दोनों का मान है वो सेम प्राप्त हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी आपकी आसानी से प्रूव हो जाएगी। तो ये क्या है, साहचर्यता नियम, ये आप खुद ही स्वयं करके देखें इसका प्रूफ। इसके बाद अगली तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम। इसके लिए दो कॉम्प्लेक्स संख्या नंबर्स लेंगे, दो सम्मिश्र संख्या लेंगे, Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। चूँकि C है वो कॉम्प्लेक्स संख्या है, सम्मिश्र संख्याओं का क्या है, नोटेशन है। सम्मिश्र संख्याओं किससे नोटेशन क्या है, C से प्रदर्शित करते हैं, ये C। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होगा Z2 इंटू Z1। Z1 इंटू Z2 का मान किसके बराबर होगा, Z2 इंटू Z1। ये क्या है, क्रमविनिमयता नियम है। तो क्रमविनिमयता प्रॉपर्टी क्या होती है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। ये किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और अगर एडिशन के लिए बात करें, क्रमविनिमयता प्रॉपर्टी क्या होती है, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होगा Z2 प्लस Z1। तो ये प्रॉपर्टी को भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। Z1 और Z2 का मान लिख देना इसमें, और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे, एक बार राइट हैंड साइड लोगे, दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना, एक को नाम इक्वेशन सेकंड देना, और दोनों के मान लास्ट में क्या आ जाएंगे, आपको समान प्राप्त हो जाएंगे, जिससे ये प्रॉपर्टी आसानी से प्रूफ हो जाए। इसका चौथी प्रॉपर्टी है आपकी कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z, इम्प्लाई डेट Z1 बराबर Z1 इंटू Z इक्वल टू Z2 इंटू Z, इम्प्लाई डेट Z1 बराबर Z2, एंड Z का मान यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है, Z नॉट इक्वल टू 0,0।
तो ये प्रॉपर्टी को भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। निरसन नियम पिछली जो योग के लिए निरसन नियम था वो मैंने आपको प्रूव करके बताया। सेम ऐसा ही प्रोसेस है। यहाँ पे जेड का मान लोगे आप एक्स प्लस आयोटा बाई, जेड वन का मान लेना आपको एक्स वन प्लस आयोटा बाई वन, और जेड टू का मान लेना आपको एक्स टू प्लस आयोटा बाई टू। सेम वही मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद आप दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की क्या करोगे, तुलना करोगे, तो उसके बाद आपको लास्ट में जेड वन बराबर जेड टू प्राप्त हो जाएगा और निरसन नियम आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जो योग के लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है एक्सटेनेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। द कॉम्प्लेक्स नंबर तत्सम मल्टीप्लिकेशन के लिए जो तत्समक अवयव होता है वन होता है, और चूंकि वन होता है गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको कैसे लिखेंगे, वन प्लस आयोटा जीरो, तो वन कॉमा जीरो। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर वन कॉमा जीरो क्या होता है, इसके लिए तत्समक अवयव होता है, तो उसको तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और तत्सम का अवयव कितना होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वन होता है, वन कॉमा जीरो होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से लिखोगे, वन कॉमा जीरो। तो जेड वन इंटू जेड वन इक्वल टू वन इंटू जेड इक्वल टू जेड। तो किसी भी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें, उसके गुणा के तत्सम अवयव के साथ करें तो वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, तो उसका तत्सम अवयव कहलाता है। तो वन कॉमा जीरो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तत्सम अवयव होता है। इसके बाद छठी प्रॉपर्टी है एक्सटेनेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, प्रतिलोम अवयव गुणा के लिए क्या, प्रतिलोम। एक्सटेनेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो इसके लिए क्या, जेड का मान है नॉट इक्वल टू जीरो हो, नॉन जीरो होना चाहिए, बिलोंग्स टू किसमें, सी में। जेड स्टार वी इट्स इन्वर्स ले लिया, जेड स्टार हमने क्या माना, जेड का इन्वर्स माना। देन जेड वन इंटू जेड स्टार इक्वल टू जेड स्टार इंटू जेड इक्वल टू कितना होगा, उसके तत्सम अवयव के मान के बराबर होगा। जेड का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें, जेड के इन्वर्स के साथ करें। जेड का क्या लें हम, इन्वर्स प्रतिलोम अवयव लें। जेड है उसका प्रतिलोम अवयव हमने माना जेड स्टार है, जेड स्टार वी इट्स इन्वर्स इसका क्या है, प्रतिलोम अवयव है। उसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें हम एक साथ, तो क्या प्राप्त होना चाहिए, उसका तत्सम अवयव प्राप्त होना चाहिए। और तत्समक अवयव क्या होता है गुणा के लिए, वन कॉमा वन होता है ऐसे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से लिखेंगे, वन कॉमा जीरो, चूँकि वन प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, एक्स प्लस आयोटा बाई होता है, इसी प्रकार वन प्लस आयोटा जीरो होता है। तो इसको किस प्रकार से लेंगे, वन कॉमा जीरो। तो जेड स्टार क्या है, इसका इन्वर्स है। तो जेड स्टार का मान निकाल सकते हो आप। यदि हम इफ जेड इक्वल टू हम क्या लें, एक्स प्लस आयोटा बाई लें, देन तो जेड इंटू जेड स्टार बराबर है जेड स्टार इंटू जेड इक्वल टू वन कॉमा जीरो। तो एक को लेकर ले लेते हैं यहाँ पे। तो जेड इंटू जेड स्टार इक्वल टू हमने लिया वन कॉमा जीरो, तो जेड स्टार इक्वल टू आया वन अपॉन जेड, तो वन अपॉन जेड का मान कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड स्टार इक्वल टू, अब चूंकि इस प्रकार की जो आ जाए फॉर्मूल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम इसकी सेविंग से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, अंश व हर में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो जेड स्टार इक्वल टू आया एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, चूँकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस वन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड स्टार इक्वल टू प्राप्त हुआ हमें। अब इसको आप वास्तविक भाग को अलग लिख सकते हो और काल्पनिक भाग को इसमें क्या लिख सकते हो, अलग लिख सकते हो। तो जेड स्टार बराबर प्राप्त हुआ है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका किसका मान प्राप्त हो गया, जेड स्टार का मान प्राप्त हो गया। तो जेड के जो इन्वर्स है प्रतिलोम है उसका मान कितना प्राप्त हुआ हमें, जेड स्टार का मान एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या लिख सकते हैं जेड स्टार का मान प्राप्त हुआ हमें एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये प्रतिलोम अवयव का आपको क्या प्राप्त हुआ, मान प्राप्त हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको जो सम्मिश्र संख्या हैं उनके योग तथा गुणा के मूलभूत प्रगुण के बारे में पढ़ाया। तो योग उसकी सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणा के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में जो पढ़ाया था वो आपको याद कराया कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, लेकिन क्या क्या पढ़ाया है। उसके बाद हमने आज नया टॉपिक प्रारंभ किया, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या होती है, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया। पहली पढ़ाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, साक्षरता नियम क्या होता है, क्रमबद्धता नियम क्या होता है, निरसन नियम क्या होता है, योग के लिए तत्सम अवयव क्या होता है, इसके प्रतिलोम अवयव का मान क्या होता है, प्रतिलोम अवयव क्या होता है योग के लिए वो बताया। उसके बाद मैंने गुणा के प्रगुण के बारे में बताया। गुणा के प्रगुण में
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बताई, उसमें 6 प्रॉपर्टीज बताई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ साचर्य नियम क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्रमबद्धता नियम क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ निरसन नियम क्या होता है, एक्सटेंडेंस ऑफ आइडेंटिटी तत्समूह अवयव का क्या तत्समूह अवयव का मान क्या होता है गुणा के लिए, तो एडिशन के लिए तो योग के लिए तो तत्समूह अवयव होता है 0,0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो तत्समूह अवयव उसका मान होता है 1,0। इसके बाद प्रतिलोम अवयव का मान क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको टाइम मिले जो भी आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़े, जिससे आगामी क्लास में कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ नए टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, वो टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।